हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो यूथ की बुक है दोस्तों, एक्सप्रेस लाइन वाली, इसी की प्रैक्टिस सेट का हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। दोस्तों, 28 प्रैक्टिस सेट हमने आपको करवा दिया है। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? दोस्तों, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना जो है ये युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने से संबंधित है। किससे? युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। दोस्तों, तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्कूल नर्सरी योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2015 ईस्वी को किया था। किसने किया था? उस समय पर्यावरण मंत्री कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर थे, जिन्होंने 10 अगस्त 2015 ईस्वी को इसका क्या किया था? शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा युवा मन को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना जो है ये युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने से संबंधित है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है ये आमतौर पर टंगस्टन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी उच्च प्रतिरोधकता होती है और गलनांक भी क्या होता है? इसका उच्च होता है। इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है आमतौर पर टंगस्टन का बनाया जाता है। दोस्तों, टंगस्टन अथवा वोल्फ्राम आवर्त सारणी के डी ब्लॉक एवं छठवें आवर्त का तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74 है एवं परमाणु द्रव्यमान कितना है? 183.84 AMO। प्राकृतिक अवस्था में इसके 5 स्थायी समस्थानिक पाए जाते हैं, सिलाइट और वोल्कमाइट। वोल्कमाइट इसके प्रमुख अयस्क है। उच्च प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक, मतलब गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस के कारण विद्युत बल्ब के सूत्र फिलामेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, टंगस्टन धातु का उपयोग जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, विद्युत बल्ब ताप दीप्ति द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। उच्च गलनांक के कारण विद्युत बल्बों में टंगस्टन धातु का उपयोग फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने डैश को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। तो दोस्तों, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए किसे काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया था। दोस्तों, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? दोस्तों, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है वो है हमारा राउटर। इसे हम क्या बोलते हैं? राउटर बोलते हैं। दोस्तों, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है। राउटर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन कार्यों का प्रदर्शन करता है। आमतौर पर डेटा पैकेट को एक राउटर से दूसरे राउटर तक नेटवर्क के माध्यम से भेज दिया जाता है, जो एक इंटरनेट वर्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? दोस्तों, ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम जो है वो है जाप हार्टसन। क्या है? जाप हार्टसन जो है ये ब्लूटूथ के आविष्कार करता है। दोस्तों, ब्लूटूथ का आविष्कार जाप हार्टसन ने किया। यह एक प्रकार का तकनीक है जिसकी सहायता से कोई भी डाटा हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज सकते हैं। हार्टसन एक रेडियो वैज्ञानिक है। जो हार्टसन थे वो कैसे थे? रेडियो वैज्ञानिक थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वह इकाई है हमारी प्रकाश वर्ष। कौन सी इकाई? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? दोस्तों, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो ओम जो है ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, एम्पियर धारा की यूनिट है, वाट जो है शक्ति की यूनिट है, और वोल्ट किसकी है? विभवांतर की यूनिट है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइन एक्स का नाम बताइए। दोस्तों, ये जो लाइन है इसका नाम हमको बताना है। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं फार्मिंग से पहले की आउटलाइन। क्या बोलते हैं इसे हम? फार्मिंग से पहले की आउटलाइन। दोस्तों, एक्स द्वारा फार्मिंग से पहले की आउटलाइन को दिखाया गया है। फार्मिंग करने से पहले कार्यखंड की जो साइज है उसको एक्स द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिक गांव की स्थापना किस संगठन ने की है? दोस्तों, महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना जो है ये किस संगठन की है? तो ये की है इस्कॉन संगठन ने। किसने की है? इस्कॉन संगठन ने की है। दोस्तों, महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना इस्कॉन समूह द्वारा की गई है। यह पर्यावरण के अनुकूल तथा इसमें कदम ताल स्थापित करने वाला समुदाय आधारित एक मॉडल गांव है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल संरक्षण में किसकी मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है? दोस्तों, जल संरक्षण में किसकी मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है? तो भूजल की मात्रा का घटना जो है एक बड़ी समस्या है जल संरक्षण में। दोस्तों, जल संरक्षण में भूजल स्तर का घटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान में इसके लिए जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा तालाबों का निर्माण, जल संग्रह के लिए छोटे छोटे गड्ढे आदि का निर्माण कराया जा रहा है ताकि भूजल स्तर एक उचित सीमा तक बना रहे। जुलाई 2016 से वर्षा जल संचयन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जुलाई 2016 से क्या किया गया है? वर्षा जल संचयन का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर में सीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है सीटीसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्ट्रॉन डैश है। दोस्तों, फोर्ट्रॉन जो है ये एक पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। जो फोर्ट्रॉन है क्या है? ये पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रॉन विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास JW बेकस द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर IBM के द्वारा 1957 में किया गया था। अंग्रेजी के शब्दों का फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। फोर्ट्रॉन में उन स्वरूप का उपयोग किया जाता है जो कि बीजगणितीय सूत्र को बहुत आसानी से हल कर देते हैं। ठीक है, तो फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? दोस्तों, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन के। क्या होता है? बल गुना विस्थापन के। तो दोस्तों, कार्य जो है ये बल पर निर्भर करता है क्या? बिल्कुल बल पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर करता है क्या? नहीं, वस्तु के द्रव्यमान पे नहीं करता। विस्थापन पे करता है क्या? बिल्कुल करता है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करता है क्या? बिल्कुल कोण पर भी करता है। FD cos थीटा हम लिखते कि नहीं लिखते? तो ये क्या करता है? बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? दोस्तों, अधिक कार्य कौन कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा कर सकता है क्या? नहीं। एक चली हुई गोली कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। तेजी से आता हुआ पत्थर? नहीं। एक घूमता हुआ पहिया? नहीं। तो एक चलती हुई गोली जो है ये अधिक कार्य कर सकती है। दोस्तों, अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान कम है लेकिन चली गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान औरों से क्या होगा? अधिक होगा, अतः कार्य भी कैसा होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक सरल क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग एक रिलेशन डेटाबेस में हेडिंग और डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। दोस्तों, तो SQL जो है ना ये एक सरल क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग एक रिलेशन डेटाबेस में हेडिंग और डेटा तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, SQL की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। यह एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है
जिससे डेटाबेस को आदेश या निर्देश दिया जाता है। डेटाबेस निर्माण करना हो, डाटा स्टोर करना हो या डिलीट या अपडेट करना हो, तो इन सब के लिए अलग अलग आदेश होते हैं जिन्हें SQL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SQL। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार चित्रीय प्रक्षेप का प्रयोग प्रायः वास्तुशिल्पी द्वारा किया जाता है? दोस्तों, किस प्रकार चित्रीय प्रक्षेप का प्रयोग प्रायः वास्तुशिल्पी द्वारा किया जाता है? तो तिर्यक चित्रीय प्रक्षेप का प्रयोग जो है वास्तुशिल्पी द्वारा किया जाता है। दोस्तों, वास्तुशिल्पी द्वारा प्रायः तिर्यक प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। तिर्यक प्रक्षेप में भी वस्तु की तीनों विमाएं एक साथ दर्शाई जाती है। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु की एक विमा क्षैतिज के समांतर और दूसरी विमा क्षैतिज से किसी कोण मतलब 90 डिग्री से कम पर तथा तीसरी विमा को क्षैतिज के लंबवत बनाया जाता है। किसमें? तिर्यक प्रक्षेप में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सर्किट में यदि बिजली के प्रवाह का पता लगाना है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का। किसका? गैल्वेनोमीटर का। दोस्तों, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करें वायु दाब मापी की, तो इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक की बात करें तो इससे हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी की बात करें तो दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। किससे? दूध मापी लैक्टोमीटर की सहायता से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? टेकोमीटर का। दोस्तों, सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। बात करें स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर का उपयोग मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर क्या है? तो पवन के वेग का मापन इसमें होता है। क्रोनोमीटर क्या है? तो जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बिंदु HP के 30 mm नीचे तथा VP के 40 mm पीछे स्थित है, उसका अवलोकन होगा। दोस्तों, एक बिंदु जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के 30 mm नीचे है और वर्टिकल प्लेन के 40 mm पीछे स्थित है, तो उसका अवलोकन जो होगा ना, ये 30 मीटर संदर्भ रेखा के नीचे होगा या फिर संदर्भ रेखा से 40 मीटर ऊपर होगा। क्या होगा? या तो 30 संदर्भ रेखा के नीचे होगा या फिर संदर्भ रेखा से 40 क्या होगा? ऊपर होगा। तो ए और सी दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे? इसमें सही हो जाएंगे। दोस्तों, यदि कोई बिंदु HP से 30 नीचे तथा VP से 40 पीछे स्थित हो तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा। इसका दृश्य संदर्भ रेखा से 30 नीचे तथा 40 संदर्भ रेखा के ऊपर प्राप्त होगा। तो ए और सी दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे? हमारे सत्य हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो, दोस्तों, यदि वेग को हम दुगना कर दिया है तो क्या बोला है? संवेग और गतिज ऊर्जा की बात करा है, तो हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग के। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग के होता है। अब बोला वेग को दुगना कर दे तो वेग कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। तो संवेग भी हमारा क्या हो जाएगा? संवेग भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग जो है वेग के कैसे होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यदि वेग दुगना होगा तो संवेग भी क्या होगा? दुगना होगा। तो संवेग दोगुना जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है, संवेग दोगुना। अब बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² के। क्या होता है? 1/2 mv² के। यहाँ से हमको इन दोनों से तो कोई लेना देना है नहीं, हमको तो वेग से लेना देना है। अब क्या बोला है? वेग दो गुना, मतलब 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा वेग के कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो संवेग 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग क्या होगा? दोस्तों, हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग के। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 10 किलोग्राम। वेग कितना है? 2 मीटर। तो हमारा संवेग कितना होगा? 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र था जिसे अक्टूबर 2016 में बनाया गया था? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो था वो था अंटार्कटिका। कौन सा था? अंटार्कटिका था, जो कि अक्टूबर 2016 में बनाया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कोण अपने परिमाण के द्वारा पहचाने जाते हैं। वृहत कोण कौन सा है? तो वृहत कोण कौन सा है दोस्तों? तो ये है हमारा वृहत कोण, ऑप्शन नंबर बी वाला। बी क्या है हमारा? वृहत कोण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर है और समकोण नहीं है। तो वह चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है लेकिन समकोण नहीं होती, उसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं उसे? हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। दोस्तों समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समतल पर चार भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर व समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो वो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं उत्प्लावक बल। क्या बोलते हैं इसे? हम उत्प्लावक बल बोलते हैं। जब कोई वस्तु पानी में जो तैरती है, डुबाया जाता है, तो उस पर एक ऊपरी बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं उत्प्लावक बल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, वो है हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बात करें इलेक्ट्रोमीटर की, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग की, हाइड्रोमीटर की, ये सभी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इलेक्ट्रोमीटर, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग तथा हाइड्रोमीटर आदि जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। वायुयान की डिजाइनिंग बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनमें पंखों का आकार ऐसा होता है कि हवा का दबाव पंखों के ऊपर कम और नीचे क्या होता है? ज्यादा बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त हो तो वह रेखा क्षैतिज तल से होगी। दोस्तों यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त होता है तो वह रेखा क्षैतिज तल से जो होगी वो कैसी होगी? तो लंबवत होगी। कैसी होगी? लंबवत होगी। दोस्तों यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त हो तो वह रेखा क्षैतिज तल के लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर तल के कैसी होती है? समांतर होती है। किसी भी चतुर्थांश में रेखा का मुख्य तलों में होने की निम्नलिखित स्थितियां हो सकती है। कौन कौन सी स्थितियां? दोनों संदर्भ तल के समांतर, एक संदर्भ तल के लंबवत हो सकती है, दूसरे के समांतर हो सकती है, एक संदर्भ तल के लंबवत तथा दूसरे से कैसी हो सकती है? झुकी हुई हो सकती है। तो ये स्थितियां हो सकती है किसी भी चतुर्थांश में रेखा की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टी स्क्वायर से रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों टी स्क्वायर से रेखाएं खींची जा सकती है। कौन सी? क्षैतिज रेखाएं। टी स्क्वायर से क्षैतिज रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों टी स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाने तथा उस पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। टी स्क्वायर के दो मुख्य भाग है, हेड एवं ब्लेड होते हैं। टी स्क्वायर को ब्लेड की लंबाई के द्वारा विनिर्देशित किया जाता है। किसके द्वारा? ब्लेड की लंबाई के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। तो वह स्थिति जिनमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है वह है हमारा ठोस। ठोस में जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत चिपके चिपके होते हैं, इसलिए उनके अंदर आकर्षण भी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। दोस्तों वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है उसे पदार्थ की ठोस अवस्था हम कहते हैं। ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, इसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। ठोस में अणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है, गैसों में उससे भी कम होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, यही जो है ये क्या है? सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, गैसों में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव से सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, वितरण व्यापक हो जाता है और वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे रहता है। लेकिन उस क्षेत्र में अणुओं की संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता नहीं है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैसीय तंत्र के परम ताप के समानुपाती होती है और गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तथा वे स्वतंत्र होकर घूमते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूड़ी के संलग्न रूट व क्रेस्ट की मध्य दूरी डैश है। दोस्तों चूड़ी के संलग्न रूट व क्रेस्ट के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड। दोस्तों चूड़ी के संलग्न रूट व क्रेस्ट की मध्य दूरी को लीड कहते हैं, या स्क्रू के एक घुमाव में वह जितनी अच्छी दूरी चलता है उसे हम लीड कहते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड वाले स्क्रू में पिच तथा लीड कैसे होते हैं? तो समान होते हैं।
सिंगल स्टार्ट थ्रेड में स्क्रू में पिच तथा लीड कैसे होते हैं, तो समान होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों DDL का पूर्ण रूप है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है ये DDL का पूर्ण रूप है। दोस्तों DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड के लिए एक मानक है जो डेटाबेस में विभिन्न संरचनाओं को परिभाषित करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, इंडेक्स और यूजर्स को बनाते हैं। उन्हें संशोधित करना और हटाना DDL का कार्य है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों FQDN का पूर्ण रूप है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो है ये FQDN का पूर्ण रूप है। दोस्तों FQDN का पूर्ण रूप फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम एक होस्ट नेम है जो डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। SP46 2003 के अनुसार एक हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत दिया जाता है। दोस्तों एक हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी वाला। ये किसका संकेत है? तो हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? दोस्तों हमें एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर कितना होता है? 60 वोल्ट हो जाता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो विद्युत धारा यदि हमको निकालना है तो हमको प्रतिरोध का मान पता होना चाहिए, लेकिन हमको प्रतिरोध का मान दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। लेकिन हमको धारा का मान दिया गया है, वोल्टेज का मान दिया गया है स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ से प्रतिरोध निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिरोध हमारा हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन में आई के। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन में आई। वी कितना है दोस्तों? 60 है। आई कितना है? 4 है। तो 4 से काट देंगे कितने बार में? 15 बार में। तो प्रतिरोध कितना निकल के आ गया हमारा? 15 ओम निकल के आ गया। अब बोला है विभवांतर बढ़कर कितना हो जाता है? 165 वोल्ट हो जाता है। और विद्युत धारा कितनी होगी? अब विभवांतर क्या हुआ पहले, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? धारा निकालेंगे। तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन में आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वी कितना हो जाता है? 165 हो जाता है। और आर कितना निकाले हमने? 15 निकाले। ये निकाले ना। 15 से काटेंगे दोस्तों एक बार में, 15 से काटेंगे एक बार में, तो 11 बार में कट जाएगा। तो हमारी जो धारा का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 11 एम्पियर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 11 एम्पियर। क्लियर कैसे किया हमने? समझ में आ गया ना। सबसे पहले क्या था, हमको एक धारा का मान दिया गया था, वोल्टेज का मान दिया गया था, वहां से हमने क्या किया? वहां से हमने किसका मान निकाल लिया? प्रतिरोध का मान निकाल लिया। प्रतिरोध बराबर क्या होगा? वी अपन आर लगा के। तो हमारा प्रतिरोध कितना निकल के आ गया? वी का मान कितना आया था? 60/4, मतलब 15 ओम हमारा निकल के आ गया। क्लियर। उसके बाद क्या बोला? विभवांतर को बढ़ा दिया गया, 165 वोल्ट कर दिया गया। विभवांतर बढ़ा, प्रतिरोध तो वही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? धारा फिर से निकाल लेंगे। धारा बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर हो जाएगा। वी कितना बढ़ गया? 165 हो गया। और आर का मान कितना निकाले हमने? 15 निकाले। 15 से काटेंगे 11 बार में, तो 11 एम्पीयर हमारा धार का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। दोस्तों हमको विद्युत धारा निकालना है। हमको वोल्टेज का मान दिया गया है और शक्ति का मान दिया गया है। हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, यदि धारा निकालना है तो V इंटू आई होता है कि नहीं होता है। शक्ति कितनी है दोस्तों? 1100 वाट है। कोई दिक्कत? V वोल्टेज का मान कितना है? 220 वोल्टेज है। और हमको धारा का मान निकालना है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 से काट देते हैं, 11 एकम 11, 11 शून्यम शून्य, 11 दूनी 22। 2 से काट देंगे इसको 5 बार में, तो हमारा धारा का मान कितना निकल के आ जाएगा? 5 एम्पियर निकल के आ जाएगा। कितना? 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तृतीय श्रेणी के लीवर का यांत्रिक लाभ हमेशा होता है। दोस्तों तृतीय श्रेणी के लीवर का यांत्रिक लाभ जो होता है ना, ये हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। बात करें सभी लीवर के बारे में, तो प्रथम श्रेणी के लीवर का यांत्रिक लाभ 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। बात करें द्वितीय श्रेणी के लीवर के बारे में, तो द्वितीय श्रेणी के लीवर का यांत्रिक लाभ जो होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है? अधिक होता है। और तृतीय श्रेणी के लीवर का यांत्रिक लाभ क्या होता है? हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
प्रकार से किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है? तो प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती है वो होती है, वृत्त भी खींच सकते हैं हम, चाप भी बना सकते हैं। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रकार का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में वृत्त व चाप बनाने हेतु किया जाता है। यह स्टील का बना होता है, इसमें 2 लेग होते हैं, इसकी एक लेग सीधी तथा दूसरी लेग समंजनी मतलब एडजस्टेबल होती है। समंजनी लेग में पेंसिल की लेड तथा सीधी लेग में पिन लगाने की व्यवस्था होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 किलोग्राम एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है, ये हमको बताना है। क्या बोला है हमसे, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग। तो प्रतिघाती वेग जब भी बोले तो हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। कैसे आएगा, माइनस में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमको 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल दी गई है और एक गोली है जिसका वजन 40 ग्राम है, और किस किस वेग से ये आगे बढ़ रही है, 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है, चलाई गई है। हमसे क्या पूछा है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पिस्तौल का संवेग और गोली के संवेग को क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। तो गोली का संवेग के मान लेते हैं, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग के। तो द्रव्यमान इंटू वेग ये हमारा हो गया क्या, पिस्तौल का संवेग। और गोली का संवेग क्या मान लेते हैं हम, एम वी, कैपिटल एम वी मान लेते हैं, माइनस में। क्लियर। अब देखिए पिस्तौल का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 3 किलोग्राम है, कोई दिक्कत, वेग हमको निकालना है। अब बात करें गोली के बाद में, तो गोली का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम है, लेकिन ये तो ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 से भाग दे देंगे। और वेग कितना है दोस्तों, 180 मीटर प्रति सेकेंड, ये तो दिया गया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से काट देते हैं, 3 छक 18, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो v बराबर कितना निकल के आ गया हमारा, 6 दूनी 12 और 12/5 निकल के आ गया। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, लगाए दशमलव, उतारे शून्य, 5 20। तो -2.4 मीटर प्रति सेकेंड जो है, इसका क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिघाती वेग, किसका, पिस्तौल का। तो -2.4 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के संवेग को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। और प्रतिघाती वेग बोलेगा तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। तो दोस्तों कौन सा कथन है जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो तीसरा नियम क्या बोलता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम कहते हैं। न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे कुछ अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट के साइज दिए गए हैं, इनमें से A5 नामित ड्राइंग शीट का साइज हमको बताना है। दोस्तों A5 नामित ड्राइंग शीट का साइज हमको बताना है। तो A5 का जो अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट का साइज जो होता है वो होता है 165 × 240 mm। ठीक है, A5 अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट की साइज 165 × 240 mm होती है। इस ड्राइंग शीट की ट्रिम्ड साइज जो होती है वो 148 × 210 mm होती है। ड्राइंग शीट की यह साइज सबसे छोटी होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। घूर्णन का सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों घूर्णन का सिद्धांत क्या बोलता है, तो घूर्णन का सिद्धांत बोलता है प्रयास इंटू प्रयास भुजा बराबर भार इंटू भार भुजा। प्रयास इंटू प्रयास भुजा बराबर भार इंटू भार भुजा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस लीवर श्रेणी का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है। तो अभी हमने आपको बताया था, यदि यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम हो सकता है, वो होता है प्रथम श्रेणी लीवर। ठीक है, द्वितीय श्रेणी लीवर में क्या होता है, 1 से अधिक होता है, तृतीय श्रेणी लीवर में 1 से कम होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बिंदु जिसका अग्र एवं शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो, कहां पर अवस्थित है। दोस्तों एक बिंदु जिसका अग्र एवं शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर होता है तो वो होती है कौन से इस चतुर्थांश में, जो दूसरे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में वो स्थित होगी। ठीक है, यदि बिंदु का सम्मुख एवं शीर्ष दृश्य दोनों ही संदर्भ रेखा के ऊपर हो तो वह बिंदु वास्तव में द्वितीय चतुर्थांश में होती है। यदि बिंदु का सम्मुख दृश्य तथा शीर्ष दृश्य दोनों ही संदर्भ रेखा के नीचे हो तो बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। ये भी बातें आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसे हम? बूटिंग बोलते हैं। दोस्तों जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सीपीयू और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिससे कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन से उपकरण जुड़े हुए हैं और ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रैम, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क आदि की जांच होती है। यह प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। जब कंप्यूटर पोस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है तो बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। वह हर बूट डिवाइस में बूटिंग फाइल को सर्च करता है, इसी को हम बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट होगी। तो दोस्तों दिया क्या गया है हमको? 1250 वाट दिया गया है शक्ति, और प्रतिदिन कितने घंटे चलता है? ये 3 घंटे चलता है। तो प्रतिदिन आयरन द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा क्या होगी? तो प्रतिदिन विद्युत आयरन द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा जो होगी वो होगी 1250 इंटू हर घंटे 3 दिन चलता है और एक दिन में चलना है, एक दिन चलाना है, तो कितना हो जाएगा? 3750 वाट घंटा। कितना? 3750 वाट घंटा जो है, वाट हावर जो है, ये क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा खपत करेगा। अब एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने होते हैं? 1000 वाट घंटा होते हैं। 1000 वाट घंटा होते हैं। तो हमको कितना पता है? तो हमको पता है 1 किलोवाट घंटे में कितने घंटे होते हैं? तो 1000 वाट घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 1000 वाट घंटे। तो 1 वाट घंटे में कितना हो जाएगा? 1 वाट घंटे में हो जाएगा 1/1000 यूनिट। होगा कि नहीं होगा? हमको पूछा है 3750 वाट घंटा, तो 3750 वाट घंटा, तो 3750 वाट घंटा करेंगे तो 1/1000 इंटू 3750 वाट घंटा कर देंगे। तो जब इसकी यूनिट निकालेंगे कितना जाएगा? 10 से 10, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 3.75 यूनिट जो है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है। दोस्तों एक 50 वाट का बल्ब है जो 1000 जूल की ऊर्जा का क्या करता है? उपभोग करता है। तो बल्ब द्वारा लिया गया समय हमको बताना है। तो हम जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर होता है ऊर्जा बटे समय के। क्या होता है? ऊर्जा बटे समय के होता है। होता है कि नहीं होता है? शक्ति P बराबर क्या होता है? ऊर्जा बटे समय के। अब 1000 जूल की ऊर्जा है, समय हमको निकालना है और शक्ति कितनी है? 50 वाट की शक्ति है। तो 10 से 10 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, तो समय कितना निकल के आएगा हमारा? 20 सेकंड निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है BIOS का फुल फॉर्म है। दोस्तों BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है तो सर्वप्रथम बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। यह कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहा जाता है। बायोस में स्थित बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। कारखाने में बिजली से लगी आग के लिए डैश प्रयोग करते हैं। तो कारखाने में बिजली से लगी आग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो CTC अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है कारखाने में बिजली से लगी आग के लिए। दोस्तों कारखाने में बिजली से लगी आग के लिए CTC अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप आग बुझाने का यंत्र CTC एक्सटिंग्विशर, इसे हेलोन टाइप आग बुझाने का यंत्र भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? हेलोन टाइप का आग बुझाने का यंत्र भी इसे हम बोलते हैं। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा हुआ होता है। इस यंत्र द्वारा उत्पन्न वाष्प जहरीली होने के कारण खुले स्थान पर ही इसे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।